आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। प्रतिफिन मार्ट कहरी जुजारे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लेंगे ट्रेड्स, लेंगे स्ट्रैटेजी, स्टॉक स्पेसिफिक। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन। मार्केट की शुरुआत हालांकि उतनी वाइब्रेंट नहीं हुई थी, लेकिन अब एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है। वॉलेटिलिटी जरूर रही, लेकिन अब स्लोली एंड ग्रेजुअली दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार आ चुका है। निफ्टी 24,862 पर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ भी 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में 116 पॉइंट ऊपर ऑलरेडी निफ्टी कर रहा है ट्रेड। 217 अंकों की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है कामकाज। मिड कैप स्मॉल कैप्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर है, 550 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स 90 अंक ऊपर है, आधा % की बढ़त है। लेकिन मिड कैप्स आउट परफॉर्म करते हुए आज के सेशन में। अगर आज के मार्केट की ब्रेथ देखेंगे, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट स्पेशली मिड कैप्स में शानदार मोमेंटम है, इसीलिए 1834 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 985 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। आप लेकर आते हैं सेक्टोरल हीट मैप आपकी स्क्रीन पर। सेक्टर वॉच, जहां पर आईटी एफएमसीजी ही आपको लाल निशान में दिखाई देंगे। एफएमसीजी तो हालांकि फ्लैट है, आईटी में आधा % की कमजोरी है, लेकिन सबसे ज्यादा खरीदारी कहां है, वो है ऑटोज। 3.5% ऊपर निफ्टी ऑटो इंडेक्स। इसके बाद पीएसयू बैंक इंडेक्स में 1% की तेजी, मेटल्स 1% ऊपर है, कैपिटल इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, रियल्टी 1% ऊपर है, आधा % ऊपर ऑयल एंड गैस, डिफेंस, ये पॉकेट्स देखने को मिल रही हैं। लेकिन फार्मा, एफएमसीजी, आईटी यानी डिफेंसिव्स में आज एक्शन नहीं है, आईटी में थोड़ा प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। अब वो बात करें स्ट्रैटेजीज की, इंडेक्स पर स्टॉक स्पेसिफिक क्या होनी चाहिए, साथ ही एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं और उसके बाद ट्रेड्स को लेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी और साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक भी। इस समय का हालांकि अगर देखें तो एमएनएम, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स की तरफ से पूरा सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा है। सपोर्ट कहां से नहीं है, वो है इन्फोसिस, टीसीएस, एशियन पेंट्स और एसबीआई लाइफ। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहां है ट्रेडिंग की, इस पर करते हैं बातचीत। हरीश नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राइटल मार्केट क्लोजिंग। गुड आफ्टरनून दीपाली जी, बिल्कुल नमस्कार। पिछले हफ्ते के वॉलेटिलिटी के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने मिला था निफ्टी में, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत फॉलोअप बाइंग भी देखने मिल रहा है इंट्राडे में। मुझे लग रहा है कि जो प्रीवियस कल पिछले हफ्ते के हाइस थे, हो सकता है कि निफ्टी वहां तक रिटेस्ट करे, जो कि 24,950 के लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि और एक 100 पॉइंट्स का रैली देखने मिल सकता है आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अभी भी देखा है तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से निफ्टी अभी भी एक रेंज में ही है, जो कि ऊपर के वो 25,000 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस बना हुआ है, नीचे में 24,650 और 500 लेवल्स के पास सपोर्ट से। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी और में थोड़ा और कंसोलिडेशन हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। और बैंक निफ्टी का भी देखा है तो ऑलमोस्ट सेम ही चाल देख सकते हैं, जो कि नीचे के और सपोर्ट से 54,000 के आसपास और ऊपर के रेजिस्टेंस से 54,550 और 54,900 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि दोनों इंडेक्स जो है कंसोलिडेशन में रह सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के। लेकिन अगर देखा है तो ब्रॉडर मास पर्सपेक्टिव से तो वहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम है, और सेक्टर स्पेसिफिक में भी देखा है तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए फिलहाल के लिए। अगर किसी को निफ्टी में बाय है तो मुझे लग रहा है कि ऊपर के 24,950 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्राई कोशिश करते हैं निफ्टी इंडेक्स में। मेरा दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे। पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स का। देखा है तो बिल्कुल हमने एक अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा है ऑटो सेगमेंट में, वहाँ जहाँ पे कि टाटा मोटर्स अभी तक थोड़ा लैगिंग है। पिछले 2-3 हफ्तों से इतना ज्यादा रैली देखने नहीं मिला है। आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लियरली 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करके एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर दे चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से शॉर्ट टर्म में 750 और मीडियम टर्म में 790 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं टाटा मोटर्स के लिए। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 680। तो करंट लेवल चल रहे 716, करंट लेवल्स पे बाइंग का रिकमेंडेशन है टाटा मोटर्स। और दूसरा स्टॉक रहेगा हैवेल्स। अगर हैवेल्स में देखा है तो बिल्कुल एक साइडवेज कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है, और लास्ट 3 दिनों से वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हैवेल्स में भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बन सकते हैं 1670 के लिए बाय करना चाहिए करंट लेवल्स पे। तो 1594 के आसपास चल रहा है करंटली, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1545 का। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, जिसमें हेवल्स का जिक्र हुआ, 1594 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। टाटा मोटर्स का जिक्र किया, जहां पर अच्छा अप मूव आज के सेशन में 3-4% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है, 716 के लेवल पर 3.5% की मजबूती है। अच्छा, ऑटोज की बात हुई है तो एक रहे हरीश, आपकी एमएनएम पर भी चाहिए होगी। 4% के आसपास का मोमेंटम इस स्टॉक में भी 3600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मूवर ऑलरेडी रहा है। यहाँ पर अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं?
की बात करें, देखिए बिल्कुल जैसे जीएसटी का न्यूज़ आया उसके बाद हमने एक शार्प रैली देखने मिल रहा था एमएनएम में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली एक ब्रेकआउट है, और गैप के फॉर्मेशन के बाद एक सपोर्ट लिया था वापस 3400 3450 के आसपास। मुझे लग रहा है कि वहां से रैली देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कंटिन्यूएशन भी हो सकता है स्टॉक में, और ऊपर अगर लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 400 के लेवल्स के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक शार्प रैली देखने मिला जीएसटी के बाद, कट के बाद, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में एक ओवरबॉट सिनेरियो है। तो फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर डिप्स आता है तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार 3500 के आसपास फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो कि ऊपर लग रहा है कि 4000 4200 लेवल्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो उसके लिए बाइंग, अगर किसी को बाइंग है तो होल्ड बने रह सकते हैं, और थोड़ा नीचे आए तो फिर से एवरेजिंग भी कर सकते हैं। लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर एमएनएम के लिए तेजी में ही दिखाई दे रहा है। तो बाइंग का ही रिकमेंडेशन रहेगा, लेकिन अगर फ्रेश बाइंग है तो थोड़ा डिप्स में बाय करने की राय रहेगी। ओके, चलिए, तो ये बात हुई एमएनएम की, जो कि दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है इस समय 3704 के लेवल्स पर। लेकिन एक और स्टॉक की बात करेंगे, वो है वेदांता। दरअसल वेदांता ग्रुप आज बाजार के फोकस में है। दरअसल वेदांता ग्रुप और जेपी एसोसिएट्स की डील के बाद शेयर में करीब 2% की गिरावट है। क्या है डिटेल्स इस डील की और इस रिएक्शन के पीछे की वजह, ये समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, बताइए। देखिए 17,000 करोड़ में अधिग्रहण करने की वेदांता ग्रुप योजना बना के चल रहा है। हालांकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं तकरीबन आप देखें 2 महीने का समय लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फाइनल रेजोल्यूशन प्लान है वो सामने आएगा। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जो एनसीएलटी का अप्रूवल है ये भी ओवरनाइट नहीं होगा, समय ज़्यादा लगेगा। तकरीबन 8 से लेकर 10 महीने तक का समय यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब बड़ी बात ये कि जेपी एसोसिएट्स के पास ऐसा क्या है, तो अगर आप इसके असेट्स देखें, इनका कारोबार अगर आप देखें तो समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो दिल्ली एनसीआर में 4000 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है इनके पास। जेपी पावर, जिसमें जेपी एसोसिएट्स की तकरीबन 24% हिस्सेदारी है। इसके पास 2200 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट है। 10 मिलियन टन पर एनम माफ कीजिएगा 10 मिलियन टन पर एनम का सीमेंट प्लांट है, और 0.72 मिलियन टन पर एनम का इनके पास यूरिया प्लांट है। 5 स्टार होटल्स हैं, साथ में ईपीसी का भी कारोबार है कंपनी के पास। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बता रही हैं कि इन असेट्स को अगर आप देखें तो वेदांता ग्रुप को शुरुआत में डेवलप करना पड़ेगा, और इसके डेवलपमेंट में तकरीबन 1 से लेकर 2 साल का समय लग सकता है। लेकिन एक बार ये असेट्स डेवलप हो गए तो इनकी जो कोर वैल्यू अगर आप देखें तो 17,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा अधिक ये आंकी जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बता रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि इतनी अच्छी एक्विजिशन के बाद भी, इतने बड़े एसेट्स के बाद भी इस स्टॉक में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो दरअसल अगर आप देखें तो जो ब्रोकरेज हाउस हैं, एनालिस्ट है, इन्हें एक्विजिशन पसंद नहीं आया। वो बता रहे हैं कि जो कारोबार में इन्होंने एंट्री की है ये अनरिलेटेड है। इससे वेदांता को अगर आप देखें तो कोई सिनर्जिस्टिक बेनिफिट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और साथ में 17,000 करोड़ जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट है। शुरुआती फंडिंग तो ये हासिल कर पाएंगे कंफर्टेबली, लेकिन आगे जो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, हो सकता है कि यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिले। क्योंकि वेदांता ग्रुप जो है, वेदांता रिसोर्सेज, इसके पास डेट काफ़ी ज़्यादा है, और ऑलरेडी मैनेजमेंट ने एक डेट रिडक्शन की टाइमलाइन तय कर रखी है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो फिलहाल करीब 500 करोड़ डॉलर के आसपास का कर्ज इनके पास, जो कि FY27 के अंत तक ये प्लान बना रहे हैं कि 300 करोड़ डॉलर के आसपास कर देंगे। तो अगर इस डेट रिडक्शन की टाइमलाइन में कोई भी बदलाव, कोई भी एक्सटेंशन होता है तो मार्केट इससे अच्छी तरीके से नहीं लेगा। साथ में अगर आप देखें तो वेदांता जाना जाता है बड़े डिविडेंड्स के लिए, और अगर इतनी बड़ी फंडिंग ये कर रहे हैं, आगे जाके अगर इनके डिविडेंड पे आउट या टोटल डिविडेंड पर शेयर यहाँ पर गिरावट आती है। क्योंकि मार्केट फैक्टर इन करके चल रहा था कि इस वित्त वर्ष यानी FY26 में तकरीबन 40 रुपए प्रति शेयर का ये अनुमानित डिविडेंड है। अगर इसमें कमी आती है तो मार्केट इसको पॉजिटिवली नहीं लेगा, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक फिलहाल है 2 से 2.25% नीचे। ओके, शुक्रिया आपका आशीष, ये डिटेल्स बताने के लिए। वेदांता पर एक कमेंट ले भी लेते हैं। 1.92% नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लगभग 2% का नुकसान। एक बार देखिए हरीश, बताइए क्या राय रहेगी स्टॉक पर। हालांकि खबरों के पीछे का इम्पैक्ट है, बट क्या सजेशंस टेक्निकली। दीपाली जी, अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट 2 महीने से स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन में है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सबड्यूड रेंज में दिखाई दे रहा है। नीचे की ओर 420 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना चुका है। ऊपर की ओर देखा जाए तो 460 का रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। अभी भी मुझे लग रहा है कि एक कंटिन्यू हो सकता है आगे भी, क्योंकि जब तक एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं रहता है मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में हो सकता है। लेकिन नीचे की ओर सपोर्ट जैसे बताया 420, ये जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि अप ट्रेंड ऊपर की ओर ही लग सकता है स्टॉक में।
और ऊपर मुझे लग रहा है कि 460 लेके 475 के लेवल्स तक देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। मुझे लग रहा है कि जब तक इसके ए लेवल्स नहीं निकलता है, मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में रहेगा। पर किसी को बाइंग है तो बने रहना चाहिए 420 के स्टॉप के साथ और भी, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है लेकिन मोमेंटम बिल्कुल थोड़ा साइडवेज है। तो उसके चलते फ्रेश बाइंग तो अवॉइड करूंगा, जिसके पास बाइंग है तो बने रहना चाहिए 420 के स्टॉप के साथ। ओके, चलिए, तो ये बात हुई वेदांता की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें सीएनबीसी आवाज की एजुकेशनल पहल एफएनओ गुरुकुल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 13 और 14 सितंबर को होने वाले 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट आपको वादा ट्रेडिंग के गुर सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर हमारा खास फोकस रहेगा। हमारी कोशिश है कि आपको मुनाफे वाले एलीट ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल कराया जा सके। 2 दिनों के इस वेबिनार के लिए फटाफट से रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन के सभी डिटेल्स QR कोड में मिल जाएंगी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आपको बता दें अमेरिका के साथ नवंबर तक ट्रेड डील होने की उम्मीद है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कहा जल्द ही अमेरिका के साथ सब ठीक होगा, भविष्य में अमेरिका के साथ रिश्ता मजबूत ही होगा। Till about July 6th or 7th, things seem to be going fine with in our negotiations with the US. Then in a matter of weeks, we had a tariff of 25%, then another 25% on top of that. What went wrong in these few weeks? Well, I think the US-India relationship is one of the most consequential relationships on the globe today. We are two very large democracies. We believe in the rule of law. We are allies and friends for long. We have had certain blips, like we had the sanctions post the nuclear tests in 1998. Yes. I look at this only as one more situation which will pass as there's a deeper understanding of the reality of the situation. And I'm very confident this relationship will only strengthen in the years to come. It's comforting to hear these words from you. And we also picked up that you said somewhere that things could happen as soon as November. Is that a correct? Well, if you recall when Prime Minister Modi and Honorable President Donald Trump met in February, they had tasked the two teams to conclude the first tranche of a bilateral trade agreement by fall of 25, which is about November 2025. And I'm sure we will continue to be engaged to try and find solutions to reach that outcome. If at all it's give and take a few days, a few weeks, a few months, in a nation's history, such small periods will not define long-term objectives and goals. तो ये आपने सुने इस खास बातचीत के कुछ मुख्य अंश, लेकिन इस बीच अगर मार्केट्स को देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बाजार भी दिन के ऊपरी स्तरों पर है, लेकिन मिड कैप्स में क्या शानदार बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। आउट परफॉर्मेंस इनफैक्ट इसी पॉकेट की तरफ से दिखाई दे रही है। कुछ एक स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स तो आपने देखा ही, जहाँ पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है काफ़ी आज के सेशन में। इस समय मिड कैप इंडेक्स 557 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इस बीच लेकर आते हैं एक स्टॉक भारत फोर्ज का, जहां पर स्ट्रॉन्ग मूव आज के कारोबार में दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। लॉट फिर के नजर आज ऑटोज पर ही जा रही है, क्योंकि इंडेक्स भी 3-3.5% ऊपर है। मदरसन आप देखिए, अशोक लीलैंड देखिए, क्या शानदार यहाँ पर परफॉर्मेंस आज के कारोबार में दिखाई दे रही है। लेकिन भारत फोर्ज इन पर्टिकुलर क्या राय रहेगी दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी भी होल्ड करते हुए 6.5% ऊपर? हरीश। दीपल जी, बिल्कुल अगर देखा है तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भारत फोर्ज में ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिटर्न दिखा दे रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 6.5% ऊपर है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट टर्म में एक बेस बन चुका है था 1100 के आसपास। वहां से स्टॉक प्राइस बिल्कुल डबल बॉटम फॉर्मेशन बन के एक रिवर्सल इंडिकेशन दे रहा है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा है तो मेजर मूविंग एवरेजेस जो है उसके ऊपर क्रॉस कर चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रैली एक्सटेंड हो सकता है आगे भी ऊपर जाके। मुझे लग रहा है कि 1300 के लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के, और जो इमीडिएट स्विंग लो हाई का रेजिस्टेंस है
तो वहां तक के लिए मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट 6% गेंस दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर कल के दिन सेशन में एक थोड़ा कूल ऑफ होता है स्टॉक प्राइस, तो मुझे लग रहा है कि फिर से 1170 के आसपास एक बार बाइंग के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 1300 और 1350 के लिए टारगेट्स के लिए बाइंग बन सकती है। और मुझे लग रहा है कि अगर उस लेवल पे अगर बाइंग करता है तो मुझे लग रहा है कि 1120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए भारत फोर्स में। ओके अच्छा, ये टू व्हीलर पैक में हीरो मोटो, टीवीएस, बजाज तीनों ही मजबूत है, तीनों में ही तेजी हमने देखी है अगर पास परफॉर्मेंस की बात करें, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफर्ट एग्जिस्टिंग लेवल्स पर किसके साथ है? हाँ बिल्कुल दीपाली जी, अगर देखा है तो ऑटो सेगमेंट में बिल्कुल बिल्कुल टू व्हीलर्स में भी अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि अभी भी बजाज ऑटो एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे स्टॉक है, वहाँ पे अभी भी मेजर रैली देखने में मिला है। मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर किसी के पास अभी तक इस सेगमेंट में कुछ स्टॉक्स नहीं है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अकोमोडेशन कर सकते हैं। बजाज ऑटो का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्लियरली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दे चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रैली एक्सटेंड हो सकता है और भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी ऊपर की ओर लग रहा है कि 10,000 से लेके 10,200 तक अभी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस सेगमेंट में अगर किसी को इन्वेस्ट के लिए देखना चाहिए तो मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो का अच्छा स्टॉक रहेगा करंट लेवल्स पे। ओके चलिए, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर क्लैरिटी वन का अपडेट जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट देखें तो अभी भी दिन के ऊपरी स्तर पर होल्ड करते हुए आउट परफॉर्मेंस आते हुए मेटल्स मिड कैप्स में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स 550 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी 24,850 को होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में 200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है और डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में ऑटोज़, जहाँ पर 3-3.5% तक की तेज़ी देखने को मिली है। और ऑटोज़ में तो आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लें, ऑटो एंसिलरी में सभी शानदार तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग है दिन के ऊपरी स्तरों पर हैं। हीरो मोटोकॉर्प 3% ऊपर, बजाज ऑटो 3% ऊपर है। टीवीएस मोटर्स में भी आपको सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ भी 3.5% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये पूरा ही टू व्हीलर पैक तो वैसे भी काफ़ी फोकस में रहा है रूरल बाइंग एक्सपेक्टेशंस के बीच में, नए लॉन्चेस के बीच में, और प्लस जीएसटी का तो एक एडवांटेज मिला है ही। अगर आप 4 व्हीलर या फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में देखेंगे तो मारुति, टाटा मोटर्स, साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी फोकस में बने हुए हैं। इंटरेस्टिंग रहा है, मारुति का मूव 15,200 पर आ चुका है। टाटा मोटर्स फाइनली चला है आज 700 के ऊपर है। एमएनएम में भी 3700 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होटसिंदानी, फिनबर्ग मैनेजमेंट के मधु बंसल के बीच में। 6.5% रिटर्न के साथ पवन महेश्वरी लीड करते हुए। प्रदीप का पोर्टफोलियो 3% का रिटर्न दे रहा है। मधु बंसल का पोर्टफोलियो फ्लैट लेकिन नेगेटिव साइड पर है। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखें नोवा कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया के CFO प्रेमचंद देवकोंडा से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।